26 साल का इंतजार, एक लंबी कानूनी लड़ाई और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला। जी हाँ, आज हम राजेश चड्ढा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण केस है। ये केस ना आईपीसी की धारा 498A मतलब पति या रिश्तेदारों की क्रूरता और दहेज कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सामने लाता है। सही कहा। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 13 मई 2025 का फैसला है और कुछ विश्लेषण भी। तो आज का मकसद है इस केस के फैक्ट्स, इससे जुड़े कानून और कोर्ट की चिंताओं को समझना, खासकर जब लगता है कि कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। चलिए शुरू से देखते हैं। फरवरी 1997 में शादी हुई। पर खास बात यह है कि शादी के बाद ये लोग साथ बहुत कम रहे। हाँ। जैसे सितंबर 1998 में मुश्किल से 12 दिन। सिर्फ 12 दिन? अच्छा। हाँ। और फिर फरवरी 1999 में पति मतलब राजेश चड्ढा ने तलाक की अर्जी डाल दी। और पत्नी ने एफआईआर कब दर्ज कराई? वो हुई दिसंबर 1999 में, तलाक की अर्जी के लगभग 10 महीने बाद। अच्छा। और एफआईआर में आरोप क्या थे? निश्चय ही गंभीर होंगे। जी, आरोप तो काफी गंभीर थे। 2 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप था, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। जैसे किस तरह की प्रताड़ना? जैसे नशीला दूध पिलाना, मारपीट करना, नौकरी छुड़वा देना, यहाँ तक कि तनख्वाह छीन लेना। ओह। और एक बहुत ही संगीन आरोप ये भी था कि जब वो गर्भवती थीं तो उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उनका गर्भपात हो गया। ये तो बहुत सीरियस है। पर क्या इन आरोपों के सपोर्ट में कोई सबूत था? कोई मेडिकल रिपोर्ट? यही तो बात है। सबूत के नाम पर मतलब कुछ ठोस नहीं था। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, न चोट की, न ही गर्भपात की। कोई बाहर का गवाह, पड़ोसी, दोस्त? कोई नहीं, कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। गवाही थी तो सिर्फ पत्नी की, जिन्हें PW1 कहा गया, और उनके पिता की, PW2। और घटनाओं की कोई तारीख या जगह? वो भी नहीं। आरोप बहुत सामान्य किस्म के थे, मतलब वेग और ऑमनिबस। कोई खास डिटेल नहीं थी। तो फिर निचली अदालतों ने कैसे देखा इसे? ये केस चला कब तक? बहुत लंबा चला। 2004 में लखनऊ की ट्रायल कोर्ट मतलब CJM का फैसला आया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने माना कि मारपीट यानी IPC 323 और धमकी यानी IPC 506 के आरोप तो साबित नहीं होते। और गर्भपात वाली बात? उसे कोर्ट ने मनगढ़ंत माना, मतलब कंकॉक्टेड। अच्छा। लेकिन पति को धारा 498A और दहेज एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी मान लिया। सजा भी हुई? हाँ, 498A में 2 साल और दहेज एक्ट में 1 साल की सजा। तो कुछ आरोप खारिज पर मुख्य धाराओं में सजा। इसके बाद अपील हुई होगी? जी हाँ, अपील हुई। सेशंस कोर्ट ने भी 2004 में ही सजा को बरकरार रखा। फिर मामला गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने क्या किया? हाईकोर्ट ने भी 2018 में रिवीजन याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों के फैसलों में कानून की कोई गलती नहीं है, कोई पर्वर्सिटी नहीं है। बापले, 2018 तक? मतलब ये पूरा सिलसिला? पूरे 26 साल लग गए न्याय पाने के संघर्ष में। 26 साल? तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या रुख था उनका? 13 मई 2025 को जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने राजेश चड्ढा को बरी कर दिया, सभी आरोपों से। बरी कर दिया? क्या वजह बताई कोर्ट ने? कई वजहें थी। पहली कि आरोप बहुत ही अस्पष्ट और सामान्य थे, कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं थी। दूसरी बात, FIR पति के तलाक की अर्जी देने के काफी बाद दर्ज हुई थी। इससे एक शक पैदा होता है कि ये कहीं जवाबी कार्रवाई तो नहीं थी। ये टाइमिंग वाली बात तो है। और क्रूरता को लेकर कोर्ट ने क्या कहा, जो 498A का आधार है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोर्ट ने साफ किया कि धारा 498A में क्रूरता का मतलब क्या है। क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसा बर्ताव जिससे कोई महिला आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, या फिर उसके जीवन, शरीर के अंग या स्वास्थ्य को, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, गंभीर खतरा पैदा हो। यानी एक ऊंचा मापदंड है। जी, कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं है, उसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए। और इस केस में, जैसा हमने पहले कहा, मेडिकल या कोई और दस्तावेजी सबूत था ही नहीं। बिल्कुल गायब। बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है। किस बारे में? उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि वैवाहिक झगड़ों में पति के सारे रिश्तेदारों को घसीट लिया जाता है, चाहे वो बुजुर्ग माँ बाप हों या दूर के रिश्तेदार या बहनें जो शायद अलग रहती हों, बिना ये देखे कि उनका उस मामले में कोई खास रोल है भी या नहीं। बिना ठोस सबूत के? हाँ, बिना ठोस सबूत और बिना उनकी कोई विशिष्ट भूमिका बताए, बस सबका नाम डाल दिया जाता है। तो ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं, बल्कि एक तरह की सिस्टेमिक इश्यू पे टिप्पणी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये मामला सिर्फ राजेश चड्ढा के बरी होने तक सीमित नहीं है।
ये दिखाता है कि 498A जैसे कानून जो असल में सुरक्षा के लिए बने हैं। हाँ, 1983 में इसीलिए तो लाया गया था, घरेलू हिंसा और दहेज रोकने के लिए। जी। और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी, जो दहेज लेने देने और मांगने को अपराध बनाती हैं। ये बहुत जरूरी कानून है। लेकिन कोर्ट कह रही है कि इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, कोर्ट ने इसे साफ तौर पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग यानी मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ कहा है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कानून का जो असल मकसद है, यानी पीड़ित को सुरक्षा देना, वो कहीं पीछे छूट जाता है। जब बिना सोचे समझे जनरलाइज तरीके से सबको मुकदमे में फंसा दिया जाता है, तो वो कानून एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगता है, ढाल की तरह नहीं। दारा लक्ष्मी नारायण केस का भी जिक्र किया कोर्ट ने। जी। उसी केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने फिर कहा कि सामान्य और व्यापक आरोप काफी नहीं है, हर आरोपी की भूमिका साफ होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर राजेश चड्ढा केस 26 साल बाद खत्म हुआ, उन्हें न्याय मिला। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि 498A जैसे जरूरी कानूनों का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि क्रूरता जैसे आरोपों को ठोस सबूतों से साबित करना होगा। सिर्फ अस्पष्ट भावनात्मक दावों से काम नहीं चलेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हाँ, सवाल ये कि हमारी कानूनी व्यवस्था, हमारा सिस्टम उन लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे जो सच में पीड़ित हैं, और साथ ही उन लोगों को झूठे आरोपों से कैसे बचाए जो निर्दोष हैं। खासकर वैवाहिक विवादों में, जहां भावनाएं बहुत उलझी होती हैं। जी, ये संतुलन बनाना बहुत मुश्किल है, पर बहुत जरूरी भी।